वजाहत के जाने के बाद हानिया एक बार फिर अपने बाबा के पास जाकर बैठ गई। हानि तुम खुश हो ना वहाँ? फाखिर ने हानिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। ऐसा क्यों कह रहे भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। हानिया दिल में सोचने लगी, क्यों अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती थी। अच्छा खुश हो तो ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फाखिर ने चांचती हुई नज़रों से हानिया को देखा। भाई मियाँ 4 माह बाद घर आया और ये यहाँ आ गई तो उदास तो होगी ना? ईशा ने हानिया के कुछ बोलने से पहले कहा। ईशा की बात पर हानिया खजल सी हो गई और फाखिर ने ईशा को आंखें दिखाई। ऐसा कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस हूर के लिए परेशान हूँ। हाँ बेटा, तुम हूर को लेकर क्यों नहीं आई? फातिमा जो कब से सोची थी वजह के जाने के बाद पूछ बैठी। अम्मी, मुझे दादू ने हूर को साथ लाने ही नहीं दिया। वो कह रही थी हूर को मैं दिन रात संभालती हूँ तो मुझे भी 1-2 दिन का ब्रेक मिलना चाहिए। हानि ने सबको अधूरी बात ही बताई। वजात की बात वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। हानि की बात सुनकर सभी मुतमईन हो गए। सभी जानते थे कि साजिदा बेगम जान छिड़कती है हानिया पे। अगर उन्होंने हूर को साथ ले जाने से मना किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। वजाहत हानिया को छोड़कर घर वापस आकर सीधे अपने कमरे में गया और बेड पे गिरने के अंदाज में गिर गया। हानिया के घर वो गया तो शान साहब और दादू के कहने पर था, मगर खाना इसने वहाँ खूब डट कर खाया था। हानिया की अम्मी ने सारा खाना खुद बनाया था और मटन कढ़ाई तो वजात को हद से ज़्यादा लजीज लगी। अब वजात को नींद आ रही थी तो इसने सोचा कि अभी बस 3 दिन के 3 बजे हैं, थोड़ा सो लेता हूँ, ऑफिस तो कल ही जाना है। जैसे ही वजात ने अपनी आंखें मोदी, किसी ने इसका दरवाज़ा नॉक किया। वजात ने खौफ से आंखें खुली और दराने को कहा। एक मुलाजिमा गोद में लिए हूर को ले कमरे में दाखिल हुई। वो सर, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हूर को आप खाना खिला के सुला दीजिएगा। वजात ने एक नज़र हूर को देखा और एक नज़र मुलाजिमा को। दादू से कहो अभी हूर को नीलम को दे दें, मैं भी सो रहा हूँ, शाम में हूर को देख लूँगा। पर सर, नीलम बीबी तो यूनिवर्सिटी गई हुई हैं। मुलाजिमा ने नीलम के बारे में बताया। अच्छा, मॉम कहाँ है? वजाहत ने एक और सवाल किया। बेगम साहबा अभी इसी वक्त आराम कर रही हैं। तो घर में तो मुलाजिम है, किसी से भी कह दो वो बस 2 घंटे हूर को संभाल लें। वजाहत ने एक बार फिर लेटते हुए कहा। सर, वो बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म है, कोई मुलाजिम बीबी को नहीं संभालेगा। अब की बार वजाहत ने गुस्से से हूर को मुलाजिमा के हाथ से ले लिया। ठीक है, इसे जो खिलाना है वो मुझे अल्लाह कर दो, मैं खिला दूंगा। वजाहत ने थोड़ी सख्ती से कहा। माफ़ी चाहती हूँ मगर हमें नहीं पता कि बीबी क्या खाती है। बहू बेगम ही बेबी को संभालती हैं, वो किसी को भी बेबी का काम करने नहीं देती, खुद ही सारे काम करती हैं। वजाद ने अब गुस्से से मुलाजिमा को कमरे से भेज दिया और रूह को गोद में लिए बैठ गया। छोटे बच्चे क्या खाते होंगे? वजह सोचने लगा, फिर रूह को गोद में लिए वो हान्या के कमरे में गया। वहाँ इसकी नज़र से शीशे पे लगी चिट पर लगी। वजह ने वो चिट पर जिस पे लिखा था हूर की तमाम ज़रूरियात के बारे में, टेबल पर रखी डायरीज पे सब लिखा था। वजाहत वो चिट पढ़कर सोचने लगा, क्या वो लड़की जानती थी कि मैं इस कमरे में आऊँगा? टेबल पर रखी डायरी जब वजाहत उठाकर पढ़ी तो इसमें सब कुछ लिखा था। कब किस वक्त हूर को क्या खिलाना है और उसका सामान क्या-क्या है और कहाँ रखा है, इस डायरी में सब लिखा था। डायरी में लिखा था कि 3 बजे हूर को दलिया देना है। वजाहत ने मुलाज़िमों से कहकर हूर के लिए दलिया बनवाया और अब इसे खिलाने लगा। मगर हूर थी कि वजाहत के हाथों से खा ही नहीं रही थी। हूर, मेरी बच्ची, खा कुछ तो खा लो। वजाहत खुद हूर को पछाड़ने लगा, मगर हूर भी अपने नाम की ढीठ थी, एक निवाला भी नहीं खाया। अपनी मम्मा जैसी ना बनना हूर, वो बहुत उखड़ू और बेवकूफ़ है। वजाहत ने हूर को ज़िद करते हुए देखा तो उसे समझाने लगा जैसे वो 8 माह की नहीं 8 साल की बच्ची हो। देखो बेटा, थोड़ा खा लो, फिर मैं आपको मम्मा के पास ले जाऊँगा। वजाहत के कहने की देर थी कि हूर ने वाक़ई इसकी तरफ बढ़ाए हुए हाथ से चम्मच दलिया खा लिया। वजाहत को देखकर बहुत हैरत हुई, वो कब से इसे खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब सिर्फ़ अपनी मम्मा के पास जाने की बात से हूर ने दलिया खा लिया। बाकी का खाना वजाहत ने ऐसे ही बातें करके हूर को खिला ही दिया। आज वजाहत को एहसास हुआ कि इसकी बेटी कितनी बातूनी है। जब तक वो इससे बात करता वो खामोश रहती, जैसे ही वो खामोश होता हूर रोने लग जाती। 4:30 हो चुके थे। अब वजाहत का थकान और नींद से बुरा हाल हो गया था। इसे पिछले 1.5 दिन के बराबर महसूस हो रहा था। वजाहत हूर को उसी कमरे में ले गया और बेड पे लिटा दिया, मगर हूर फिर से उठकर बैठ गई। बेटा सो जाओ, बाबा को भी नींद आ रही है। वजाहत ने हूर से इल्तिजा की, मगर हूर अपने खिलौने की तरफ पढ़ने लगी। वजाहत ने हूर को उसके खिलौने पकड़ा और खुद भी बेड पर लेट गया। इसकी नज़रें हूर पर थी, मगर नींद इस पर हावी हो रही थी, तो जल्दी इसकी आंखें बंद हो गई। जहन बुरी तरह हूर के तरफ होने की वजह से वजाहत सो नहीं पा रहा था, मगर आंखें खोलना भी नहीं चाहता था। वजाहत का दिल किया जब वो आंखें खोले तो वही 2 आंखें और चेहरा से नजर आया जो कल रात को इसने देखा था। अपनी सोच में वजाहत ने आंखें खोली और इधर-उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सर झटक कर इसने साइड टेबल पर रखी हानि और हूर की तस्वीर को उठा लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता?
तुम देखना जब तक तुम अपने पापा के घर पर हो, हूर को मैं अच्छे से सँभाल लूँगा और जब तुम वापस आओगे ना, तो हूर तुम्हें वैसे ही इग्नोर करेगी जैसे कल मुझे किया था। वजह हानिया की तहज़ीर से मुख़ातिब था। हानिया का हूर के लिए परेशान होना एक फ़ितरी अमल था। दिन-रात वो हूर के साथ होती थी, इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती थी और उसे रह-रह के ख़्याल आ रहे थे कि हूर ने कुछ खाया होगा कि नहीं, कुछ वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। ये सोच-सोच के बाद आधे घंटे बाद कभी दादू को तो कभी आलिया बेगम को फ़ोन करके हूर के बारे में पूछ रही थी। सामने से दादू आलिया बेगम इसे तसल्ली देती कि वो वहाँ आराम से रहे, हूर बिल्कुल ठीक है। मगर हानिया फिर थोड़ी-थोड़ी बाद किसी न किसी को कॉल कर ही रही थी। अम्मी आपने हूर को वजाहत को क्यों दे दिया? हम सबको और मुलाज़िमों को मना क्यों किया हूर को लेने से? आलिया बेगम साजिदा बेगम के कमरे में इनसे सवालात कर रही थी, क्योंकि ये वजाहत ही तो ज़िद थी कि हूर भाने के साथ नहीं जाएगी और वो उसकी बेटी है तो सँभाले अपनी बेटी को खुद ही। साजिदा बेगम ने आराम से कहा, "मगर अम्मी वजाहत हूर को कैसे सँभालेगा? उसे तो बच्ची सँभालने आते ही नहीं है।" आलिया बेगम ने अपनी सास को समझाने की कोशिश की, "अब ज़िम्मेदारी ली है तो निभाए भी। वही तो वही तो हानि को हूर की माँ बना के लाया था ना। अब जब हानि इसकी माँ है तो इसे जहाँ चाहे ले जा सकती है। वजाहत कौन होता है माँ बेटी को अलग करने वाला? अरे ये तो इस बच्ची की मोहब्बत ही है जो हानि ने वजाहत आलम जैसे रूखे इंसान से शादी की है। मैंने देखा था आज सुबह कैसे हानि हूर को बार-बार देखी थी जाते हुए। इसने तो मना भी किया था मुझे कि वो नहीं जाना चाहती, मगर मैंने इसे ज़बरदस्ती भेजा। पता तो चले वजाहत को बच्चे कैसे सँभलते हैं।" दादू को रह रहकर वजाहत पर गुस्सा आ रहा था। "ठीक है अम्मी, मैं आज हूर को नहीं लूँगी वजाहत से।" आलिया बेगम भी अपनी सास की बात से मुत्तफ़िक थी, इसलिए उन्होंने भी सास की हाँ में हाँ मिलाई। खेलते-खेलते हूर सो गई तो वजाहत ने भी सुख का साँस लिया। हूर को ठीक से लिटाकर वजाहत उसके साथ ही लेट गया, मगर थोड़ी देर बाद उसे कमरे में बदबू सी महसूस हुई। वजाहत एक बार फिर उठकर बैठ गया और देखने लगा बदबू कहाँ से आ रही है और देखा तो हूर के पास से बदबू आ रही थी। शायद इसकी नैपी चेंज करनी थी। अब वजाहत एक बार फिर सोच में पड़ गया, नैपी चेंज कैसे करे? घर में तो किसी को भी बोलना बेकार था। वो जानता था सबको किसने मना किया है हूर को लेने से और दादू का हुक्म कोई टाल नहीं सकता था। तो वजाहत आलम ने ये काम भी आपको खुद ही करना है। वजाहत ने सर को खुजाते हुए सोचा। अपने मोबाइल से अपने इसने यूट्यूब पर नैपी चेंज करने का तरीका देखना शुरू हो किया, मगर जैसे इसने हूर का पैम्पर खोला, इसे उबकाई सी महसूस हुई। वो वहाँ से उठकर कमरे से बाहर आ गया और एक मुलाज़िमा को बुलाया, "जाके हूर की नैपी चेंज करो।" वजाहत ने मुलाज़िमा को हुक्म दिया तो वो पर-पर करने लगी, मगर वजाहत ने जब इस पर गुस्सा किया तो वो हूर की नैपी चेंज करने लगी, वो भी अजीब आड़े-टेढ़े मुँह बनाकर। वजाहत को मुलाज़िमा पे बहुत गुस्सा आया कि उसकी बेटी से मुँह बना रही थी। "गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा? वो घर की मुलाज़िमा है, हूर की माँ नहीं।" साजिदा बेगम ने वजाहत से कहा, "दादू आप यहाँ कब आईं?" वजाहत ने दादू को देखकर कहा, "इसी वक्त जब तुम मुलाज़िमा पे चिल्ला रहे थे।" मुलाज़िमा नेपी चेंज करके जा चुकी थी, दादू वजाहत को लिए कमरे में चली गई। "तुम अपनी बेटी पे हक जताना चाहते हो, मगर इसके ज़रा से काम में तुम अपनी बेटी से ही घबरा गए। ऐसा नहीं दादू, मुझसे मुझसे बस बदबू बर्दाश्त नहीं होती।" वजाहत ने वजाहत दी, "जानते हो हानि ये सब काम खुद करती है और हमने कभी इसके माथे पर एक बाल नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है इसके पास नाक नहीं है, इसे बदबू नहीं आती होगी क्या? क्या मगर वो ये सब इसलिए सिर्फ़ इससे मोहब्बत के लिए करती है और जो एक माँ अपनी औलाद के लिए कर सकती है।" दादू जो वजाहत को समझाना चाहती थी वो अच्छे से समझ गया था। "दादू मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर आपने कल देखा था ना मेरी बेटी मेरे ही पास ही नहीं आ रही थी। इस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है।" वजाहत ने अब खुल के अपने दादू से बात की। वजाहत एक बच्चा इसके पास ही जाता है जो इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। हानि ने हूर को तुमसे दूर नहीं किया, तुम ही हूर से खुद दूर हो गए। कुछ दिन रुको, हूर तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। बच्चे को थोड़ा वक़्त लगता है किसी के लम्स को अपनाने में। रात के 10 बजे थे। अब हानि अपने कमरे में लेटी लेटी एक बार भी हूर के बारे में सोचती कि वो क्या कर रही होगी। वो सुबह से कई बार घर पर कॉल कर चुकी थी और सभी ने इसे तसल्ली दी कि हूर ठीक है, मगर इसे हूर की बहुत फ़िक्र हो रही थी। वो पूरी रात थोड़ी-थोड़ी देर बाद जागती थी। पता नहीं वजाहत कैसे सँभालेंगे हूर को। हानि इसी सोच में थी कि क्या करे। इतने में हानिया का फ़ोन बजा। फ़ोन करने वाला वजाहत था। हानिया को हैरत हुई कि वजाहत ने शादी के बाद इससे कभी इसे कॉल नहीं की। फिर हूर के बारे में कोई बात ना हो, ये सोच कर हानिया ने कॉल रिसीव कर ली। "अपना सारा सामान पैक करो, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। तुम अभी मेरे साथ वापस घर आओगी। अपने घर पे बता दो कोई मुझसे सवाल ना करे।" ये कहकर वजाहत ने कॉल काट दी बगैर हानिया का जवाब सुने और हानिया बस अपने फ़ोन को देख ही गई।
वजह तेज़ी से घर से निकलने लगा। इतने में पीछे से शान साहब ने सवाल दी, "वजाहत कहाँ जा रहे हो रात को? रात को टाइम देखा है? डैड मैं हानिया को लेने जा रहा हूँ। हूर बिल्कुल भी नहीं रह रही इसके बगैर। मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा।" वजाहत ने उकतावे लहजे में कहा, "तो बेटा ये फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना?" शान साहब ने भी सबकी तरह बहुत आराम से वजाहत पे चोट की। "गलती हो गई डैड, दिमाग ख़राब हो गया था। आप सब ने मिलकर अच्छे से ठिकाने लगा दिया है।" वजाहत को इस तरह से गुस्सा बोलता देखा शान साहब को अपने बेटे पर तरस भी आया, प्यार भी। वजाहत मेरे बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। हर किसी का, हर इंसान की ज़िंदगी में अलग किरदार होता है। जैसे हानिया तुम्हारी जगह नहीं ले सकती हूर की ज़िंदगी में, वैसे ही तुम भी इसकी जगह नहीं ले सकते। शान साहब को प्यार से बात करता देखा वजाहत भी थोड़ा ठंडा पड़ा। डैड मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने नूर को खो दिया, इसे वापस नहीं ला सकता। मगर नूर की छवि को खुद से दूर देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। शान साहब ने इसे सोफे पर बिठा खुद इसके साथ बैठ गए। "मैं जानता हूँ तुम नूर से कितनी मोहब्बत करते थे, मगर बेटा वो इस दुनिया में अब नहीं है। तुम्हारी बीवी अब हानिया है, इसका भी तुम पर हक है ना। अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं।" वजह ने दिल में सोचा, डैड हानि से शादी करना मेरी मजबूरी थी बस।" वजह ने दो टोक लहजे में कहा, "तो फिर शादी क्यों की? इसे देखभाल के लिए भी तो रख सकते थे ना?" शान साहब ने वजह साहब को देखकर कहा, "पापा अगर इसे सिर्फ देखभाल के लिए रखता तो कल को वो हूर को छोड़ के जा सकती थी। आपने देखा है ना, इसे वो कम उम्र, कम अकल और मासूम है। अपने एहसासात तक तो वो छुपा नहीं सकती अपने चेहरे से, और के है कितनी क्यूट। कोई भी लड़का इसे अपना हमसफ़र बनाना चाहता। वो इस उम्र में है कि किसी की भी मोहब्बत को दिल से अपना लेती। वो 24 साल की होने वाली है, मगर मेच्योरिटी नाम की नहीं है इसमें। इसी वजह से इसका डाइवोर्स हुआ होगा। इतनी कम अकल है, सँभालती कैसे अपने रिश्ते को? और मुझे तो समझ भी नहीं आता इसके घरवालों ने इसकी शादी इतनी कम उम्र में कर कैसे दी थी।" फरजाद ने बेदहानियों गुस्से में इतना कुछ बोल किया था और शान साहब सिर्फ इसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे। आज पहली बार वजाहत के मुँह से उन्होंने हानिया के बारे में कुछ सुना था। शान साहब को हँसते देखकर वजाहत थोड़ा संभल गया। मेरा वो सब कुछ क्या सब कहना कहना वो मतलब नहीं था, जैसे जिसे सुनकर आप हँस रहे थे। वजाहत ने शिकायती नज़र से शान साहब को देखा। "बेटा हानि के पास में क्या हो, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक बहुत प्यारी, अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाली और बहुत साबिर बच्ची है। जो कुछ इसके साथ हुआ वो उसका नसीब था। मगर तुम खुद कहते हो कि वो इतनी अच्छी है, कोई भी लड़का इसे अपनाना चाहता, और बेशक वो इससे मोहब्बत भी करता शायद बेशुमार, मगर तुम क्या कर रहे हो? इस लड़की के तमाम एहसासात का गला घोट रहे हो। तुम अपनी बेटी के लिए इस लड़की को क्यों सज़ा दे रहे हो? ज़रा सोचो, जब वो इतनी अच्छी माँ बन सकती तो एक अच्छी बीवी भी साबित होगी।" शान साहब की बातों को वजहत और सुन नहीं पाया, क्योंकि वो सच कह रहे थे और सच तो होता ही कड़वा है। "डैड मुझे हानिया को लेने जाना है। मैंने आधे घंटे का कहा था, वो मेरा वेट कर रही होगी।" "ठीक है बेटा जाओ, मगर मेरी बातों पे गौर ज़रूर करना, वरना ऐसा ना हो कल को तुम्हें पछताना पड़ जाए।" वजह शान साहब की बात सुनकर रुका नहीं, बल्कि बाहर की तरफ बढ़ गया बगैर कोई जवाब दिए, जबकि शान साहब अपने बेटे को ताज्जुब से देखते रह गए। हानिया काफ़ी देर से वजाहत का इंतज़ार कर रही थी, मगर अभी तक नहीं आया था। आधा घंटा कब का गुजर गया था। हानिया ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, मगर वजाहत नहीं आया। कहीं उन्होंने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया मुझे तंग करने के लिए? हानिया ने सोचा और वापस वापस रूम पर अपने रूम में जाने लगी कि गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। हानिया फ़ौरन से दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोला। वजाहत ब्लू ट्राउज़र के साथ वाइट टी शर्ट पहना हुआ था। फॉर्मल से लुक में भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। टी शर्ट की आस्तीन से इसकी सफ़ेद के सर्दी बाजू झलक रहे थे। हानिया 1 मिनट तो इसे देखी गई। वजाहत गाड़ी से उतरा और हानिया के सामने आकर खड़ा हो गया। हानिया अभी भी वजाहत को वैसे ही देख रही थी। "मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, मगर इतना मत देखो, कहीं नहीं जा रहा मैं, सारी ज़िंदगी पड़ी है मुझे देखने के लिए, अभी घर चलो।" हानिया की नज़रें मुसलसल खुद पर देखे वजाहत हल्की मुस्कुराहट दिए बोला। ये सुनकर हानिया चौंक कर इधर-उधर देखने लगी। "मैं तो बस ये देख रही थी कि आप किसी भी तरह से ड्राइवर नहीं लग रहे। हालाँकि मुझे तो आप यहाँ ड्राइवर ही लेने आने वाला था।" हानिया के तंज पर वजाहत ने इसे गोली से नवाजा। "चलो यहाँ से," वजाहत ने हुक्म जारी किया। अभी हानिया कुछ जवाब देती सही साहब वहाँ आ गए। "अरे बेटा आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, बस वो हूर नहीं रह रही हानिया के बगैर। मैंने हानिया से कहा अभी कि मैं हूर को ले आता हूँ, इसे तुम वहीं रख लो, मगर हानिया ने कहा नहीं, आप मुझे लेने आ जाए।" वजाहत ने साफ झूठ बोला और हानिया बस वजाहत को घूर कर रह गई। हानिया का चेहरा देखकर वजाहत को हंसी आई, मगर वो ज़ब्त कर गई। हानिया के ड्राइवर वाले का तंज का वजाहत ने इसे अच्छे से जवाब दिया। "कोई बात नहीं बेटा, अब रात बढ़ती जा रही है, आप लोग जाएँ।" सही साहब ने घड़ी में टाइम देखकर कहा, "ठीक है अंकल, फिर इजाज़त दें। हानिया फिर आ जाएगी आप लोगों से मिलने।" वजाहत ने मुतवाना अंदाज में कहा, "जी बिल्कुल बेटा, जैसा आप लोगों को सहूलत हो।" सही साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
हानि अपने बाबा से मिलकर वजाहत के साथ घर के लिए रवाना हो गई। भाई कोई है घर में या सो गए हैं सब, कुछ चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुआ। शान साहब अपनी स्टडी से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहे थे। अचानक किसी की आवाज़ में पलटे और हादी को देखकर जानदार कहकमा लगाया। हादी मेरे बच्चे तुम आ गए। वजाहत और हादी एक साथ पले बड़े थे मगर दोनों की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वजाहत जितना संजीदा था इतना ही हादी शौक और चंचल था। घर भर की रौनक था और जब भी आता पूरा आलम मिला झूम उठता था हंसी और कहकमों से। जी अंकल मैं आ गया, कहाँ है सब बुलाए। हादी इतनी ज़ोर से बोला था कि सब एक एक करके अपने कमरों से बाहर आ गए। हादी सबसे पुरजोश होकर मिला, अंकल वजी कहाँ है। हादी ने सबको देखकर मगर वजहात वहाँ नहीं था। अभी शान साहब कुछ कहते गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई, लो आ गया वजहात। शान साहब ने मुस्कुरा कर कहा। हादी को शरारत सूझी और वो गेट के पीछे छुप गया। वो समझा वजहात अकेला आएगा, पर जैसे ही हानि अंदर दाखिल होने लगी हादी किसी जिन की तरह नमूदार हो गया। हादी जोर से चिल्लाया तो हानि एकदम डर के पीछे होते हुए इसका पैर मुड़ गया। वो गिरी जाती कि हाथी ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। अगले पल हानिया हाथी का हाथ पकड़ कर फिर से खड़ी हो गई मगर ये सब वजह की नजरों से छुप ना सका। हानिया हादी को देखने लगी, ये कौन है भला। हानि या हादी है, ये ऐसा ही है, बहुत शरारती, तुम बुरा नहीं माना इसे लगा वजहात होगा। पीछे से दादू ने हानिया से कहा। हानिया हादी को सलाम करके आगे बढ़ गई। हादी ने भी इसके सलाम का जवाब दिया। वजाहत ने गला खंगारा। हादी ने अब वजाहत को देखकर इसके गले लग गया। कैसा है भाई। हादी खुशी से मिला। मैं ठीक, तुम तो कल आने वाले थे ना। वजाहत ने भी अब खुशी से जवाब दिया। अगर कल आता तो सबको ये सरप्राइज कैसे देता। हादी चहकर बोला, अरे बेटा सारी बातें खड़े खड़े करोगे क्या, यहाँ आकर बैठो। आलिया बेगम ने हादी और वजाहत को अंदर आने का कहा। हानिया अपना सामान लिए हूर के कमरे की तरफ चल दी। दादू ये क्यूट सी लड़की कौन थी। हादी ने साजिदा बेगम से सवाल किया। साजिदा बेगम ने किन्नकियों से वजाहत को देखा जो हादी की बात पर हादी की पीठ को घूर रहा था। वजाहत पीछे खड़ा था जबकि हादी दादू के साथ सोफे पर बैठा था। बेटा वो हानि है। दादू ने जानबूझकर हानि का पूरा तारुफ ही नहीं करवाया। वाओ दादू कितना प्यारा नाम है। हानि क्यूट है, बिल्कुल इन मोहतरमा की तरह। हादी की बातों वजाहत को थोड़ा गुस्सा आया। हानि नहीं हानिया, मिसेस हानिया वजाहत आला बीवी है मेरी। वजाहत ये बोलकर हादी के साथ ही बैठ गया। सभी घर वाले वजाहत को हैरत से देखने लगे। वजी के बच्चे तो मेरे साथ पीछे वजी के बच्चे तू मेरे साथ पिछले 4 माह से रह रहा, तूने एक बार भी नहीं बताया कि तूने शादी कर ली है। हादी तो वजाहत की शादी की बात सुनकर उछल ही गया था। बेटा वो शादी हूर की वजह से करनी पड़ी वजाहत को। आलिया बेगम ने हादी से कहा और आइलैंड का सारा काम वाइंड अप हो गया था। वजाहत ने काम के बारे में बात की। देख भाई ये काम की बातें परसों मेरे साथ ऑफिस में करना, काम के वक्त मैं बहुत सीरियस होता हूँ पर अभी भी मैं बहुत मस्ती के मूड में हूँ तो प्लीज़। हाँ हादी ने मुंह बना के वजाहत के काम से मुतालिक सवाल का जवाब दिया। ठीक है रात काफ़ी हो गई, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। वजाहत ने कलाई पर बांधी घड़ी को देख कर कहा। हाँ बेटा बाकी बातें सुबह करेंगे, अभी चलो सब सो जाओ। दादू ने सबको कमरे में जाने का कहा। ठीक मैं जाता हूँ अपने कमरे में मगर पहले अपनी प्रिंसेस से तो मिल लूँ। कहाँ है हूर, कितना टाइम हो गया, ऐसे देखा भी नहीं। हादी ने आलिया बेगम से कहा। बेटा वो ऊपर अपने रूम में है। आलिया बेगम ने ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा। हूर के साथ हानिया भी होगी और वो सो ना गई हो। ये ख्याल आते वजाहत ने हादी को रोका जो हूर के कमरे की तरफ जा रहा था। हादी और इस वक्त सो रही होगी, इसकी नींद बहुत कच्ची है, ज़रा सी आवाज़ पर उठ जाती है, तुम इससे सुबह मिल लेना। हाँ मैं कोई आवाज़ नहीं करूँगा, बस इसके गाल पर हल्की से प्यार करके वापस आ जाऊँगा। हादी भी कौन सा किसी की सुनता था, तेज़ी से इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वजाहत भी इसके पीछे चल दिया। ये सब क्या हो रहा है अम्मी, वजाहत को क्या हो गया अचानक। आलिया बेगम ने अपनी सास से कहा। बेटा वजाहत हालिया को कितना ही खुद से दूर रखे मगर है तो वो इसकी ही भला, वो कहाँ बर्दाश्त करता है कोई इसकी चीज़ को देखे भी। और हानिया तो इसकी बीवी है और मर्द मर्द ही होता है ना। अना इसके रग रग में शामिल होती है। अब देखो हादी के आने से वजाहत के कौन कौन से रंग सामने आते हैं। दादू मुस्कुराती हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और आलिया बेगम अपने कमरे की तरफ। हादी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला हानिया को वहाँ देखा, थोड़ा चिप गया। ओ सॉरी आप यहाँ, मैं समझा हूर अकेली होगी। हादी कमरे में जाते हुए बोला। पीछे से वजाहत भी कमरे में दाखिल हुआ। वैसे मैं हादी हूँ, आप जानती हैं मुझे। हादी ने हानिया से बात का आगाज़ किया। हानिया ने अपनी किताब जो वो पढ़ रही थी साइड टेबल पर रख के बैठ गई। जी मैं जानती हूँ, दादू ने आपके बारे में बताया था, फिर तो आपने सिर्फ मेरी तारीफ़ें ही सुनी होंगी। हादी सोफे में बैठता हुआ बोला। जी ऐसा ही समझ लें। हानिया ने थोड़ा जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। आधी हूर सो रही है, उठ जाएगी, चलो अब यहाँ से।
वजाहत ने धीमे मगर थोड़े सख्त लहजे में कहा। हानिया ने वजाहत को देखा जो बोल हाथी से रहा था, मगर देख हानिया को रहा था। हाँ हाँ चलते हैं, हानिया ने भी टालने से अंदाज में कहा। वैसे हानिया आपका नाम बहुत प्यारा है, आप खुद भी तो बहुत प्यारी हैं। हादी ने हानिया की खुले दिल से तारीफ की और इस तारीफ पर वजाहत ने मुठियाँ बेच लीं। जबकि हानिया हादी की बात पर वजाहत को देखने लगी। वैसे मुझे पता नहीं था आप यहाँ होगी, मैं समझा आप वजी के कमरे में होगी इसलिए हूर के पास चला आया। वैसे क्या आप यहीं रहती है? मेरा मतलब है आप वजी के साथ नहीं रहती? हादी की इतनी साफ कोई से वजाहत और हानिया दोनों की हवाएं उड़ गई। जी मैं यहीं रहती हूँ। वजाहत कुछ बोलता इससे पहले हानिया बोल पड़ी। वो हूर बहुत छोटी है इसलिए यहाँ रहती है। वजाहत ने हादी को क्लैरिफिकेशन दी। ओहो हाँ ये तो है, चले हानि अब मैं चलता हूँ, बाकी बातें कल होंगी। हादी हूर को प्यार करके कमरे से जाने लगा, मगर वजाहत वहीं रहा। चल भाई, हादी ने वजाहत को आवाज़ दी, तुम चलो मुझे हानिया से कुछ बात करनी है। वजाहत ने से जाने के लिए कहा तो हादी कंधे उचकाकर चल दिया। हादी के जाने के बाद वजाहत ने कमरा बंद करके लॉक कर दिया। हानिया बस खामोशी से वजाहत की कार्रवाई देख रही थी। तुमने हादी का हाथ क्यों पकड़ा था? वजाहत ने हानिया के करीब आकर से सवाल किया। कब? हानिया ने सवाली नजर से वजाहत को देखा। ज़्यादा बनो मत, जब हम घर में दाखिल हो रहे थे। वजाहत ने हानिया का बाजू गुस्से से जकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, कहीं हूँ ना जाग जाए। वो अचानक मेरे सामने आ गया था, मैं अगर इसका हाथ नहीं पकड़ती तो गिर जाती। हानिया ने अपनी तरफ से सफाई पेश की। गिर जाती वो अच्छा था, हाथ में रहो अपनी, समझी तुम? वजाहत ने दूसरे हाथ से हानिया के बालों को पकड़कर कहा। वजाहत का गुस्सा देखकर हानिया का भी पारा हाई हो गया। मैं अपनी हदें अच्छे से जानती हूँ, बेहतर होगा आप अपनी लिमिट में रहो और छोड़ो मुझे। हानिया ने भी अब गुस्से से वजाहत को कहा और उसे धक्का देकर खुद से अलग किया। तुम होती कौन हो मुझे यूँ धक्का देने वाली? वजाहत ने एक बार फिर हानिया को कंधे से पकड़कर कहा। वजाहत कितने गुस्से में था वो हानिया को इसकी गिरफ्त से मालूम हो रहा था। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ मिस्टर वजाहत आलम, आपका मुझ पर कोई हक नहीं, बेहतर है मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहें। हानिया ने भी अब वजाहत को आईना दिखाया। जागीर नहीं हो, बीवी तो हो मेरी। वजाहत ने हानिया की आंखों में देखकर कहा। गलत कह रहे हैं आप, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हूर की माँ हूँ और कुछ नहीं। अगर अपनी शराइत आप भूल गए तो जाएं अपने कमरे में और अपना ही बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर इसे गौर से पढ़ें। वजाहत की आंखों में आंखें डालकर हानिया ने कहा। वजाहत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। हानिया को तकलीफ होने लगी तो इसकी आंखों से आंसू टूट के इसके गाल पर आ गया, मगर वो मुंह से कुछ बोली नहीं। वजाहत की नज़रें इसकी आंखों से गिरते आंसू पर गई, पर इसने झटके से हानिया को खुद से अलग करके कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वजाहत की आंखों में ही कटी। इसके दिमाग में शान साहब की बातें चल रही थी। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? वजाहत ने अपने आप से सवाल किया। नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, हानिया से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, ये फैसला हम दोनों का था। वजाहत ने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर फिर भी डैड ने ऐसा क्यों कहा, कहीं मुझे पछताना ना पड़े। वो कहना क्या चाहते थे और मुझे किस बारे में पछताना पड़ेगा? वजाहत को समझ नहीं आता, फिर इसकी सोचों का रुख हादी की तरफ किया। मैं जानता हूँ हादी शुरू से ही ऐसा है, हर किसी से फ्री होने वाला शौक किस्म का, तो मुझे इसकी बातें क्यों चुभी? हानिया को तो सभी हानि कहते हैं, तो मुझे हादी का हानिया हानिया को हानि कहना बुरा क्यों लगा? बेटा तुम खुद कह रहे हो कि वो इतनी अच्छी है, कोई भी इसे अपनाना चाहे तो शायद वो इससे बहुत मोहब्बत भी करे, शायद बेशुमार। एक बार फिर वजाहत के दिमाग में शान साहब की बात गूंजी तो वो उठकर बैठ गया और अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। सिगरेट निकाल कर इसे जलाया और एक के बाद एक कई सिगरेट पी गया। वो अमूमन सिगरेट पीता नहीं था, बस जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता तो सिगरेट पीता था। जब कई सिगरेट सुलगा ली तो फिर एक बार फिर लेट गया सोने की कोशिश करने के लिए।